नमस्ते। सोचिए क्या होता है जब कोई कंपनी एक ही तिमाही में अपने सारी ही रिकॉर्ड्स तोड़ दे। आज हम हिंदुस्तान जिंक के इन्हीं शानदार नतीजों की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे की असल कहानी क्या है। ये जो नंबर है 3,916 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हिंदुस्तान जिंक का आज तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है, यानी पिछले साल के मुकाबले सीधे सीधे 46% का जबरदस्त उछाल। और हाँ, ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट है, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे कई रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स की एक बहुत मजबूत बुनियाद थी। चलिए एक नज़र डालते हैं कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे। देखिए, इस तिमाही में कंपनी ने हर मोर्चे पर कमाल का प्रदर्शन किया, चाहे वो माइड मेटल प्रोडक्शन हो, रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन हो, रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट। हर आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बना रहा था। ये सिर्फ एक अच्छा क्वार्टर नहीं था, बल्कि कंपनी के इतिहास के सबसे बेहतरीन क्वार्टर्स में से एक था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या था। दो बहुत बड़े कारण थे जिन्होंने इन शानदार नंबर्स को मुमकिन बनाया। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण था कॉस्ट कंट्रोल, यानी लागत पर काबू पाना। कंपनी ने जिंक बनाने की अपनी लागत को पिछले 5 सालों में सबसे निचले लेवल पर ला दिया। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जब आपका सामान बनाने का खर्च कम होता है तो मुनाफा अपने आप आसमान छूने लगता है। और दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प कारण वो था चांदी का जबरदस्त योगदान। ये जानना वाकई में हैरान करने वाला है कि इस कीमती मेटल ने अकेले ही कंपनी के कुल मुनाफे में लगभग आधा यानी 44% का हिस्सा डाला। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संदीप मोदी ने खुद इस बात को माना। उनके मुताबिक तिमाही के दौरान मुनाफे में हमारी कीमती धातु पोर्टफोलियो का योगदान बढ़कर 44% हो गया। इससे साफ है कि इस तिमाही की सक्सेस स्टोरी का असली हीरो तो चांदी ही थी। लेकिन रुकिए, क्या कहानी में सब कुछ इतना ही शानदार था? अगर हमें एक बैलेंस्ड पिक्चर देखनी है तो हमें लागत के आंकड़ों में थोड़ा और गहरा जाना होगा, क्योंकि वहां एक छोटी सी चेतावनी छिपी हो सकती है। तो सवाल ये है कि अगर जिंक बनाने की लागत पिछले 5 सालों में सबसे कम थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी के सारे खर्चे कम हो गए थे? ये बहुत जरूरी सवाल है, और ऐसा ही एक सवाल अर्निंग्स कॉल के दौरान एक एनालिस्ट ने भी उठाया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भले ही जिंक बनाने की लागत सबसे कम रही हो, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो असल में थोड़ी बढ़ी है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। तो मतलब समझने वाली बात ये है कि जिंक की कॉस्ट कम होना एक बहुत बड़ी जीत है, बिल्कुल। लेकिन माइन डेवलपमेंट जैसे दूसरे खर्चों की वजह से कंपनी की टोटल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई। ये एक तरह का येलो फ्लैग है। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं, पर हाँ, इन्वेस्टर्स इस पर जरूर नजर रखेंगे। चलिए अब उस येलो फ्लैग से हटकर एक बहुत बड़े ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। एक ऐसी खबर जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताती है, और वो है इसकी बैलेंस शीट का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दूसरी तिमाही के आखिर में कंपनी पर 2,547 करोड़ रुपए का नेट कर्ज था, और सिर्फ 3 महीने बाद तीसरी तिमाही के आखिर तक वो कर्ज से निकलकर 329 करोड़ की नेट कैश पोजीशन में आ गए। ये वाकई में एक अविश्वसनीय टर्न अराउंड है। तो ये नेट कैश पोजीशन होती क्या है? इसे एकदम आसान भाषा में समझिए। ये ऐसा है जैसे आपने अपने सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और लोन चुका दिए हों, और उसके बाद भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा बचा हो। ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल मजबूती के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ये बदलाव सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं लगता। कर्ज से निकलकर कैश में आने का मतलब है कि अब कंपनी के पास भविष्य में बिजनेस बढ़ाने, नई जगहों पर इन्वेस्ट करने और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देने के लिए ज्यादा आज़ादी और ताकत है। तो इस रिकॉर्ड तोड़ तिमाही के बाद हिंदुस्तान जिंक का अगला प्लान क्या है? अब उनकी नज़रें भविष्य में कहाँ टिकी हैं? आइए उनके आगे के प्लान्स पर एक नज़र डालते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि हिंदुस्तान जिंक एक बहुत बड़े वेदांता ग्रुप का हिस्सा है। ये बात कंपनी की भविष्य की स्ट्रैटेजी और उसको मिलने वाले रिसोर्सेज के लिए काफ़ी मायने रखती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी इस कामयाबी के बाद आराम से बैठ गई है। वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ के नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और टंगस्टन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी उतर रहे हैं।
और तो और 2050 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट लेकर वो भविष्य के लिए अपनी तैयारी भी दिखा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ मजबूत बैलेंस शीट, दूसरी तरफ चांदी से हो रही बम्पर कमाई और साथ में एक साफ सुथरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी। क्या इन सबके दम पर हिंदुस्तान जिंक सिर्फ एक जिंक कंपनी से आगे बढ़कर आने वाले क्रिटिकल मेटल्स के दौर में एक बड़ी ताकत बन सकता है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।